तो स्वागत है आपका मंजित एजुकेशन पॉइंट में। तो आज आपसे मैं चैलेंज करने वाला हूं, अगर आप थोड़ी सी भी मन से पढ़ाई करते हैं तो इन 20 प्रश्न में से आप 15 का उत्तर सही सही बताएं। देखिए 20 में से आपको 15 का उत्तर सही देना है। ये चैलेंज है आपके लिए, यानी विद्यार्थियों के लिए चैलेंज दिया गया है कि 20 में से 15 का सही उत्तर दें यदि आप मन से पढ़ाई करते हैं तो। लेकिन मैं जानता हूं कि आप लोग 20 में से 20 का उत्तर देंगे, ठीक है। और हमारे इस वीडियो को लाइक करते चलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य विद्यार्थी भी पढ़ाई कर सके और परीक्षा बढ़िया से दे सके। तो चलिए हमारा पहला नंबर का सवाल आ गया है। तो चलिए हम अपने सवाल के ऊपर चलते हैं और देखते हैं। देखिए हम प्रत्येक सवाल को बताने के लिए आपको 5 सेकंड का समय देंगे। तो आप 5 सेकंड में उत्तर देंगे और ये देखेंगे कितना आंसर दे पाते हैं। पहला सवाल आ गया, दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए अवतल, उत्तल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपके पास 5 सेकंड का समय है, तो इसमें से आप हमें सही उत्तर दे सकें तो दीजिए कि कौन सा आंसर सही होगा। दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? देखिए समय समाप्त हुआ। अब आपका आंसर है अवतल। ए नंबर सही होगा। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें से जो है कि आपका जो भी जवाब हो कमेंट बॉक्स में देते चलें ताकि इससे हमें ये पता चले कि आपने कितने सवालों का जवाब सही सही दिया है। अगला सवाल है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं? यानी निर्गत किरण जो होता है और अभिलंब के बीच में कौन सा कोण होता है, उस कोण का नाम क्या? आपतन कोण, परावर्तन कोण या निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसका आपके पास समय है 5 सेकंड का, आप आंसर दे सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं, यानी निर्गत किरण के बीच में और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसको निर्गत कोण कहते हैं। सी ऑप्शन सही है। अगला सवाल है, हीरे का अपवर्तनांक है, ठीक है। तो हीरे का अपवर्तनांक है, इसमें आपके पास समय बहुत कम दिया जाएगा, फटाफट आप आंसर दीजिए। 1.77, 1.47, 1.44, 2.42। देखिए इसका आंसर दीजिए और हमारे वीडियो को साथ ही साथ अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक भी करते चलिए। लाइक करने से हमें सहानुभूति मिलती है कि हम आगे और तैयारी करें, आपके लिए मेहनत करना पड़ता है। तो ठीक है, तो 3 का देख लिया आपने। डी आंसर सही है। 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। इसमें कोई भारी सवाल नहीं था, ये बहुत हल्का था। सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु, यानी सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु क्या होता है? 25 सेंटीमीटर, 25 मिलीमीटर या 25 मीटर या अनंत पर? देखिए सवाल ये है कि मानव नेत्र का दूर बिंदु। देखिए जब भी दूर बिंदु पूछा जाता है तो इसका आपका जो आंसर होता है अनंत पर होगा। हमेशा याद रखिए, दूर बिंदु पूछा अनंत पर, डी नंबर सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आपका आंसर हो जाएगा अनंत पर होता है। समान मानव नेत्र दूर बिंदु अर्थात अनंत पर रहता है। अगर निकट पूछता तो 25 सेंटीमीटर होता, ठीक है। अगला सवाल देखिए, दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है। दूरदृष्टि वाली आंखें साफ साफ देख सकती है दूर की वस्तु को, निकट की वस्तु को या बड़ी वस्तु को या इनमें से कोई नहीं। फटाफट आंसर दीजिए आप। इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया गया है, जवाब दीजिए। चलिए ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दूर की वस्तु को, ठीक है। यानी दूरदृष्टि वाली आंखें दूर की वस्तु को ही साफ साफ देख सकती है। अगला सवाल है, दीर्घ दृष्टि दोष होने का क्या कारण है? दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण है, 1 नंबर अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी, ऑप्शन नंबर बी नेत्र गोलक का बड़ा हो जाना, ऑप्शन नंबर सी अभिनेत्र लेंस की वक्रता का घटना और ऑप्शन नंबर डी अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। तो सही आंसर कौन सा होगा? सही आंसर दीजिए।
दीर्घ दृष्टि दोष होने का कारण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अत्यधिक हो जाना। यानी फोकस दूरी अत्यधिक हो जाता है तो उसे हम दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। अगला सवाल है, ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच खींचा गया आलेख होता है। मतलब ओम के नियम में विद्युत धारा और विभवांतर के बीच में जो आलेख खींचा जाता है वह आलेख कैसा होता है? सरल रेखा, वक्र रेखा, दोनों होता है या इनमें से कोई नहीं होता है? चलिए 7 का राइट आंसर बताइए आप लोग। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, सरल रेखा में। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग सही सही जवाब देते चल रहे होंगे। याद भी रखिए कितने सवालों का जवाब सही दिया है। चलिए अगला सवाल देखते हैं तब तक के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है। इन विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त पदार्थ है नरम लोहा, इस्पात, निकेल, इनमें से कोई नहीं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए क्या उपयुक्त है इनमें से? तो आपके पास 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके ए नंबर, नरम लोहा। यानी विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि 20 में 20 आए। अगला सवाल है, प्रतिरोधकता का मात्रक है। प्रतिरोधकता का मात्रक है, क्या है? ओम मीटर, ओम माइनस स्क्वायर 2 या ओम मीटर या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें से प्रतिरोधकता का मात्रक पूछ रहा है तो इसका आंसर क्या होगा आप लोग पहले दीजिए। ओम मीटर, बिल्कुल ठीक है, ए नंबर का ऑप्शन सही हो जाएगा। ओम मीटर सही आंसर है। ठीक है, देखिए कभी कभी हम आपके आंसर देने से पहले भी आंसर दे सकते हैं, इसीलिए क्वेश्चन देखते ही आंसर दीजिए, क्योंकि परीक्षा में आपके पास उतना समय नहीं रहेगा। परीक्षा की तैयारी हो रही है तो थोड़ा ढंग से करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, क्या है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए है ऑस्ट्रेड, या ऑप्शन नंबर बी टेस्ला, या ए बी दोनों होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दीजिए, और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे दोनों हो जाएगा जी, ऑस्ट्रेड और टेस्ला दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है। ठीक है, सी नंबर का आंसर सही हो गया। और अगर लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करते चलिए, हम बार बार बोल रहे हैं। लाइक 150 पुराना है, बहुत कम लाइक का टारगेट है, प्लीज़ आप लोगों से उम्मीद है पूरा दीजिएगा। विद्युत फ्यूज बचाता है। अगला सवाल है, विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है विद्युत फ्यूज? तो आपके पास 10 सेकंड का समय दिया गया है, तो इसमें से आप इस ऑप्शन को खुद पढ़ें और आंसर दीजिए। विद्युत फ्यूज बचाता है, क्या बचाता है? देखिए 10 सेकंड का समय है, आप लोग पढ़ के उत्तर दीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने कि आप जी, बी नंबर का बिल्कुल सही हो जाएगा। लघु पथन में बहने वाली उच्च धारा के खतरे से विद्युत फ्यूज बचा देता है हमें। अगर उच्च धारा अर्थात अगर बिजली बढ़ जाएगी तो फ्यूज खुद डिस्ट्रॉय हो जाता है और हमें बचा लेता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है, इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? कोयला, पेट्रोल, सौर ऊर्जा या प्राकृतिक गैस? मात्र 5 सेकंड इसके लिए समय है, तो आप इसका आंसर दीजिए। कौन नवीकरणीय ऊर्जा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा। ये नवीकरणीय ऊर्जा है। ठीक है, बिल्कुल सी नंबर का सही हो गया। अगला सवाल है, जैव गैस एक उत्तम ईंधन है और इसमें मीथेन होता है।
यानी कि जैव गैस एक उत्तम ईंधन तो है ही, तो इस ईंधन में मीथेन कितना परसेंट है? 65, 70, 75 या 80? ठीक है, इसके लिए आपके पास फिर से 5 सेकंड का समय है, फटाफट आंसर दीजिए। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, 75%। यानी मीथेन जो होता है ईंधन में 75% होता है। ठीक है, मीथेन अगर हो तो इसमें 75% होता है। ठीक है, तो जैसे देखिए अगला सवाल है सी एन जी। अगर आप सी एन जी पढ़े होंगे तो आपको बढ़िया से पता होगा सी एन जी के कौन कौन अवयव हैं, मीथेन, इथेन, प्रोपेन या सभी? जल्दी से बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए मीथेन, इथेन, प्रोपेन और सभी। यहाँ पर सी एन जी में सभी होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। तो सी एन जी में मीथेन, इथेन, प्रोपेन सभी मौजूद होते हैं। ठीक है, हमारा अगला सवाल है श्वसन। ठीक है, अगला सवाल है श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी या ऊष्माशोषी? ठीक है, तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? आप फटाफट सही आंसर दीजिए। देखते हैं कितने छात्र का सही आंसर आता है। 20 क्वेश्चन है हमारे पास। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप और सी। ए और सी दोनों आंसर सही है, यानी उपचयन भी सही है और ऊष्माक्षेपी भी सही है। अगर कोई उपचयन सही किया, ए नंबर सही किया तो वो भी ठीक है, और अगर सी सही किया है तो वो भी ठीक है। जी, वो भी सही हो जाएगा। तो इसमें घबराने वाली बात भी नहीं। अगर परीक्षा में इस तरह का सवाल आ जाता है तो कोई भी सही कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला सवाल सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र। ये बहुत हल्का सवाल है, इसमें उतना टाइम नहीं दिया जाएगा। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, तो मात्र 3 सेकंड में आंसर दीजिए। सोडियम कार्बोनेट का अणुसूत्र है, चलिए आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर का Na2CO3। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए Na2CO3 यह आंसर सही है। सोडियम कार्बोनेट पूछा था, कार्बोनेट। ठीक है, तो आपका आंसर Na2CO3 ही सही है। अगला सवाल है हमारा, कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम या निकेल? कौन सा धातु जल में डालने पर तैरने लगता है? तो इसका आप आंसर दीजिए। पोटेशियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, निकेल, 4 ऑप्शन हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके सामने ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम। ठीक है, 17 नंबर का सही आंसर है कैल्शियम। ठीक है, देखिए अब 18वां सवाल आ गया है आपके सामने। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है? निम्न में कौन आयनिक यौगिक है? ठीक है, 18वां नंबर का सवाल है। तो आपके पास जल्द से जल्द 20वां सवाल आने वाला है, जो कि बहुत वीवीआई है। तो इसका सही आंसर हो गया सी नंबर का CaCl2। यानी आयनिक यौगिक कौन है? तो CaCl2। ठीक है, हमारा 19वां नंबर का सवाल है, प्रोपिल एल्कोहल C8H7OH का IUPAC नाम क्या है? ठीक है, देख लीजिए बढ़िया से। प्रोपिल एल्कोहल C8H7OH का IUPAC नाम क्या होता है? प्रोपेन, प्रोपेनॉल, ब्यूटनॉल या आईब्यूटीन? इसके लिए आपके पास 5 सेकंड का टाइम है। देखते हैं आंसर कितना विद्यार्थी का सही होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास बी नंबर का, प्रोपेनॉल। यानी कि C8H7OH का IUPAC का नाम जो होता है। ठीक है, लास्ट का सवाल है ये हमारा, और आखिरी सवाल, और बहुत ही इम्पोर्टेंट। एल्काइन का सामान्य सूत्र है। क्या है एल्काइन का सामान्य सूत्र? ठीक है, देखिए इसके लिए आपके पास समय दिया जाएगा 10 सेकंड का। आप 10 सेकंड बढ़िया से सोच के जवाब दीजिए,
और बिल्कुल घबराने का टेंशन नहीं है, और परीक्षा में बिल्कुल इसी प्रकार से तैयारी करके जाइए। हमें उम्मीद है कि आप बढ़िया नंबर प्राप्त कीजिएगा, और हमारे वीडियो को लाइक भी कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर का CnH2n-2। एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ठीक है, चलिए देखिए, आपके पास जो हमारा सवाल दिया गया था टारगेट, वो था 20 प्रश्न में से 15 का सही उत्तर देने का। तो आप ये बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपने कितने प्रश्न का सही उत्तर दे पाया, 20 में 20 या फिर उससे कम। ठीक है, चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।